सब्सक्राइब कीजिए बिट्टू जी के स्टडी यूट्यूब चैनल को और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेकर हाजिर हूँ 40 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है। इस पे मैं टारगेट रखता हूँ 15 क्वेश्चंस। आपको अपना भी टारगेट बना लेना है कि आप 15 क्वेश्चंस कम से कम अटेंड कर पाएँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है सीएफसी का पूरा नाम क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। जब जो कोहरा होता है धुएं से मिलकर प्रदूषित हो जाता है तो दोस्तों उसे कहते हैं स्मॉग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोहरा धुएं से मिलकर जब प्रदूषित हो जाता है तो उसे स्मॉग कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है। वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है। तो एसपीएम के फुल फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है। दोबारा से पूछा गया है यहाँ पर एसपीएम का फुल फॉर्म। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वचा रोग, जो कि ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। त्वचा रोग, ध्वनि प्रदूषण से त्वचा रोग नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ओजोन क्षय। तो ओजोन परत का जो क्षय होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है, यह वायु प्रदूषण के कारण होता है, ओजोन का क्षय। इसमें मुख्य रूप से सीएफसी जो कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, एरोसोल जिसे हम कहते हैं, जो कि फ्रीजर्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। यहाँ पर धातु की बात हो रही है जो सर्वाधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सीसा, जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनती है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो जल प्रदूषण का कारण दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तट पर मछली पकड़ना। तट पर मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वह जो शक्ति के दोध के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है शून्य उत्सर्जन वाहन कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है। यहाँ पर पर्यावरण समस्या की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वृक्षारोपण, जो कि पर्यावरण समस्या नहीं है। वृक्षारोपण, हमें सर्वाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण हरा भरा बना रहता है। अगला है जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है दोस्तों। राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनोक्लोराइड, जो कि जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण है। ऑर्गेनोक्लोराइड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मिलीनीकरण के लिए जिम्मेदार है। पीतल के मिलीनीकरण के लिए जिम्मेदार गैस पूछा गया दोस्तों इस प्रश्न में। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि पीतल के मिलीनीकरण के लिए जिम्मेदार गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कीटनाशक डीडीटी। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। अगर इसके आविष्कार की बात करें हम तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉल हरमन मूलर ने डीडीटी का आविष्कार किया। दोस्तों डीडीटी का आपको फुल फॉर्म कमेंट में बताना है, तो डीडीटी का फुल फॉर्म आप कमेंट में कीजिए आंसर। अगला है निम्न में से डीडीटी के संबंध में सच है। डीडीटी के संबंध में सच है दोस्तों, डीडीटी का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। तो डीडीटी के संबंध में सच कथन यहाँ पर हमें बताना है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है। DDT जो है एक संपर्क कीटनाशक है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र में निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों जैसा कि आप हम सभी जानते हैं ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में है, तो यह किस मौसम में दिखाई देता है दोस्तों। राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भीषण गर्मी में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है अंटार्कटिका का ओजोन छिद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं। तो इको सिस्टम की जो संपन्नता है दोस्तों उसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है दोस्तों। इकोसिस्टम की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है लिखने में, ओजोन का पूछा गया है, ओजोन का केमिकल फार्मूला बताना है। तो सिंपल है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O3 होता है ओजोन का रासायनिक फार्मूला, O3। अगला प्रश्न है, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीन स्तर और वातावरण के ऊपरी स्तर में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों को पृथ्वी की रक्षा करता है और जमीनी स्तर पर ओजोन किसका मुख्य घटक है। तो दोस्तों ओजोन जमीनी स्तर और वातावरण के ऊपरी स्तर में पाई जाती है। तो ऊपरी स्तर जो है पृथ्वी पर यूवी रेसेस को आने से रोकता है और निचला स्तर क्या काम करता है हमें बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धुआं। धुआं से हमें बचाता है दोस्तों ओजोन का निचली स्तर हमारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह शुरू किया गया था ऑप्शन सी 2008 में शुरू किया गया था। अगला है, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस सिंपल है दोस्तों, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस, तो दोस्तों ऑक्सीजन जो कि हम सांस के द्वारा लेते हैं, तो यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। तो यह ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है दोस्तों। खाना पकाने के लिए लकड़ी का जब हम उपयोग करेंगे उससे धुआं होगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ेगा, तो यह आवश्यक उपाय नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी भी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ए एवं सी दोनों ऑप्शन सही होंगे दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर से रिपीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं, फास्पाइन जिसे ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, फास्पाइन को ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, शब्द का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट से है जो है, असाइंड अमाउंट यूनिट से है जो है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन। असाइंड अमाउंट यूनिट है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है, असाइंड अमाउंट यूनिट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन। अगला है, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो
दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण के लिए सक्षम होता है। ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो कि न दृश्य और न ही अवरक्त विकिरण के लिए सक्षम होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। वेरी सिंपल है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अधिक उपयोग से इंसान की मृत्यु तक हो जाती है, तो इसका यह खतरनाक गैस है दोस्तों, इसका हमें अधिक से अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है, जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक, 2015 की बात हो रही है, भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन योगदान में भारत की वैश्विक रैंक क्या है, 2015 की बात हो रही है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 4th रैंक आई थी भारत की 2015 में। दोस्तों आजकल करंट अफेयर्स 2-3 साल पहले के पूछे जाते हैं, तो पिछले कुछ वर्षों के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो दोस्तों जो लुप्तप्राय या दुर्लभ जो प्रजातियां होती हैं, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है XC2 संरक्षण कहा जाता है, XC2 संरक्षण, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाती है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ता है तो ग्लेशियर में जो बर्फ होती है वह पिघलने लग जाती है, जिससे पानी बढ़ने लग जाता है, तो ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी तो पानी बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से होता है दोस्तों, यह ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। अगला है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था या कहाँ शुरू हुआ था चिपको आंदोलन सर्वप्रथम। दोस्तों वेरी सिंपल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था उत्तराखंड से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो 2015 की फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश जो कि अपने क्षेत्रफल से सर्वाधिक वनों वाला राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की ओर बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। सोयाबीन का सब सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। बाघों की सर्वाधिक संख्या है दोस्तों यहाँ पर, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की, जहाँ पर अमरकंटक नामक स्थान है, तो यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, और नर्मदा ही ऐसी नदी है मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सतत विकास के अध्ययन स्थल। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनर्स्थापना है। तो जंगलों की पुनर्स्थापना करना है। राइट आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी रिफॉरेस्टेशन, जो कि जंगलों की पुनर्स्थापना करना है, रिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेंशन का लास्ट क्वेश्चन है, 2014 के बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुपात था। तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 22:26 था। 2014 के बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुपात था 22:26। दोस्तों ये थे आज के सेंशन के 40 क्वेश्चन। आपने कितने अटैम्प्ट किए कमेंट में बताएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।